नाजरीन, पाक भारत महाज एक बार फिर से गर्म हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर भारत एक और एडवेंचर करने जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बाकायदा जंग का आगाज़ कब होगा। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो जंग शुरू हो चुकी है। वो जंग कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। मोदी जब अपनी तकारीर के अंदर ऊंची आवाज़ के अंदर बुलंदोबांग दावे करता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हम पाकिस्तान के अंदर हम जैसे कुछ मनचले ये बात जो है वो मजाक में लेते हैं, उसको लाइट लेते हैं, उसके ठट्टे उड़ाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मोदी ने बस अपना तरीका कार्रवाई जो है वो बदल दिया है, अपना जो तरीका वारदात है वो बदल दिया है। बराह रास्त हमले की बजाय वो गैर रवायती तरीके इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जारहियत ढाता रहता है। और अब की बार दोबारा से एक बराह रास्त हमले की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमला किया जाएगा, पाकिस्तान की चोटियों के ऊपर जो है वो कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। अब मोदी क्या करने जा रहा है, आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान हाई अलर्ट के ऊपर मौजूद है। जो मंजरनामा है वहां पर कितनी तेजी के साथ लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है वो तब्दील होती चली जा रही है। इन सब से आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कौन सा गद्दार फैसिलिटेट कर रहा है। वो गद्दार जिसको पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने करीब करने की कोशिश की, उसको नवाजा, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान का ना हो सका है। आज की वीडियो में वो सबूत भी आपके सामने रखेंगे जिसके अंदर ये पता लगता है कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन किस तरह भारत तक पहुंचती है और भारतीय आर्मी चीफ खुद इसका इंकशाफ करते हैं। इन सब पर बात करेंगे और कुछ खबरें आपको मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से भी बताएंगे कि किस तरह से अब ग्लोबल समूह फ्लोटेला का एक पहला पाकिस्तानी वापस वतन लौट चुका है। वो पाकिस्तानी कौन है और इजरायली जेलों से कौन सी वलवला अंगेज कहानियां सामने आ रही हैं, किसने इजरायली मुजालम से जो है वो तंग आकर और मुसलमानों के जो इखलाक है उससे मुतासिर होकर जो इस्लाम है वो कबूल कर लिया है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया था कि भारत की जानिब से एक बार फिर से जो लफ्जी गोलाबारी है वो की जा रही है, पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील करने की और उसके बाद सफाई हस्ती से पाकिस्तान को मिटा देने की बातें उनके आर्मी चीफ की जानिब से और उसके बाद उनके जो एयर चीफ है उनकी जानिब से इस तरह के जब बयानात सामने आए और पै दर पै आए, लग ये रहा था कि एक सीक्वेंस है, एक तैयारी है जो कि भारत ने कर रखी थी। और उससे पहले आपको भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं, साहब इल्म लोग हैं, उन्होंने ये बात हमें पहले ही बता दी थी कि अक्टूबर का महीना बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन होंगे और भारत बराह रास्त हमला करेगा। वैसे तो भारत ने कभी भी ये जंग बंद नहीं की है, पाकिस्तान के अंदर मुसलसल अपनी जो प्रॉक्सी वार है वो शुरू किए रखता है। आप नोट कर लीजिए, जब से पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए हैं, इनके तैयारे गिराए हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी रुसवाई हुई है, तब से जो फितना खारिज है और हिंदुस्तान है, इनके हमले कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ था, उसके बाद ही खुजदार बस अटैक आपके सामने आ गया और उसके बाद फिर दीगर जो इस तरह के हमले हैं हमारे मासूम लोगों के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, वो आपने देखे थे। तो एक पूरा सेट ऑफ सीक्वेंस है और उसके अंदर ये तमाम तर इवेंट्स होते चले जा रहे हैं और उसके अंदर आप अगर देखें, इनको मिलाकर देखें तो आपको पता लगता है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। उसके बाद दोस्तों, जो एक आर्मी चीफ हैं इनके जनरल द्विवेदी, उनका बयान पहले सुनिए फिर इस पर बात करते हैं। As far as collaborative and synergistic is concerned, that means intra and inter, because today, for example, we do not know what is happening on the Pak Western Front, but this information when we have the exchange of intelligence with our neighbors on the other side, we'll definitely get to know which are the troops which are moving in what places. So what I am saying that interconnections are also equally important, which we call collaborative, and these collaborative will also after some time will go to the satellites and so many other agencies which are there, which are meant for the commercial purposes but can also be used for the defense purposes. आपने इनका बयान सुना, आप ये बात तो आर्ग्यू कर सकते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान या टीटीपी वाले जो हैं इनका बराह रास्त हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको बनाने में हिंदुस्तान का कोई किरदार नहीं है, इनको बनाने में वेरियस फैक्टर्स हैं। लेकिन अब की बात जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भारत ही है। इस बात पे आप लोग जो है वो आर्ग्यू जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वाज़े तौर पे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, यानी कि जो हमारी ड्यूरेंट लाइन है उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है हमें नहीं पता है। और हमें पता लग जाएगा जब हम लोग ऑपोजिट साइड की जो कंट्री है यानी कि अफगानिस्तान, उसके साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और इंटेलिजेंस शेयर करने के बाद जब हमें पता लगेगा कि पाकिस्तान की आर्मी कहां
कहां पे मूव कर रही है तो फिर हम वहां पे अटैक कर सकते हैं। ये बात उनके आर्मी चीफ की जानिब से क्लेम किए जाना एक वाज़ेह इशारा है। और उसके बाद आपको ये खबर जो है वो भूलनी नहीं चाहिए है कि जैसे ही ये तमाम तर सूरत हाल पैदा होना शुरू हुई है और हर तरफ जो है वो गर्मा गर्मी देखने को मिली है, बयान हमारे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और उनकी जानिब से भी ये वाली जो रविश है वो इख्तियार की गई है। तो वैसे ही अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी जो है वो 9 से 16 अक्टूबर तक भारत का सरकारी दौरा करेंगे, ये खबर सामने आ गई। और ये एक तारीखी दौरा बताया जा रहा है क्योंकि जो कि अफगान तालिबान की हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद पहला दौरा है। आप याद करिए, जैसे ही पाकिस्तान के साथ हल्का सा कोई भी इशू होता है, अफगानिस्तान की जानिब से ये हमें धमकी दी जाती है भारत के साथ हाथ मिला के। लास्ट टाइम जब वखान कॉरिडोर वाला मसला बना था तब भी इन्होंने जाके दुबई के अंदर जो विक्रम मिस्री हैं, भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मुलाकातें की थी और पाकिस्तान को एक तरह से जो बिलवास्ता धमकी है वो दी गई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान वाली लड़ाई जो है उसके बाद भी इनके ताल्लुकात आपस में इस्तेवार रहे। तो अब लग ये रहा है कि न्यू दिल्ली के साथ जो ताल्लुकात यूं अचानक से इस्तेवार करना है ये एक इसी सिलसिले की कड़ी है और ये अफगानिस्तान एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगा। और ऐसे में जब इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से स्पेशल सलामती कौंसिल की जो एग्जाम्पशंस है वो लेके ये दौरा करने वाले हैं तो इसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन अफगानिस्तान अगर ऐसा करने वाला है, मुझे नहीं पता बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा कदम उठाने वाला है तो उसको सोच समझ कर उठाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान यहां पर अकेला नहीं है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई भी हरकत की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आप चाइना को भी हमेशा के लिए खो देंगे और चाइना आपके मुल्क के अंदर एक भारी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है। तो ये जो फैसला है वो हमारे हमसाया मुल्क, इस्लामी बरादर मुल्क, जिसके ऊपर पाकिस्तान के बहुत से एहसानात हैं, हाँ बहुत सी शिकायतें होंगी, शिकवे होंगे, लेकिन हमने उनको जो है वो बहुत सा नवाजा भी है। तो ऐसे में उनको सोच समझ कर ये कदम जो है वो उठाना होगा। दोस्तों इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। कुछ मुबस्सिरीन जिनके पास इनसाइट होती है वो ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। वो खबर सुन लीजिए, भारत दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, खास नजर रखना होगी। ये बयान जो है वो हमारे जनरल नासिर जंजोआ की जानिब से सामने आया है और पाकिस्तान के साबिक मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं। नासिर जंजोआ ने खदशा जाहिर किया है कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, हमें उस पर खास नजर रखना होगी। पाकिस्तान की हालिया सफारती कामयाबियां, मुस्तकबिल की उम्मीदें और आइंदा दिफाई हिकमत अमली के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए नासिर जंजोआ ने कहा है कि भारत को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसके मजमूम अजाइम का मौसर तरीके से जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज का दुनिया में कद बढ़ा है जबकि भारत आलमी सतह पर तनहा हो चुका है। इसके बाद जो हमारे वजीर दिफा हैं उन्होंने भी एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी और उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से किसी किस्म के एडवेंचर को खारिज अमकान जो है वो करार नहीं दिया जा सकता। और ये बात वाज़ेह करती है कि ये जो सोर्सेज हैं वो बता भी रहे हैं, सिक्योरिटी सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत ऐसा कुछ ना कुछ करने वाला है क्योंकि उसको ज़रूरत है इस वक्त पब्लिक सेंटीमेंट से खेलना है, उसने वोट गेन करने हैं, तो उसके लिए ये कार्रवाई तमाम तर की जा सकती है। जहां पर ये हो रहा है वहीं पर हमारे एक बहुत ही जय्यद कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत ही क्रेडिबल कंटेंट क्रिएटर हैं फैसल वड़ाइच, जिनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है खासकर हमारी जनरेशन के ऊपर। हम लोग उनका कंटेंट देख देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब उनकी जानिब से भी इसी तरह की एक बात की गई है। ज़रा सुन लीजिए, वो कहते हैं कि इंडिया एक और एडवेंचर करने जा रहा है। लगता है कि इस बार वो कोशिश करेगा कि कुछ ऐसा करे जिसमें उसे आलमी सियासी हिमायत मिले या ना मिले मगर मिलिट्री कामयाबी ज़रूर मिल जाए। यानी कि उसका आलमी तौर पे कोई इमेज बिल्ड होता है या नहीं होता है या वहाँ पे बेइज्जती होती है, इस बात से अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ना तो उनकी कोई रिस्पेक्ट रह गई है ना ही कोई खारजा पॉलिसी रह गई है, तो ऐसे में उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब मगरबी ममालिक जो है वो उससे पीछे हट चुके हैं, उस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो उसने उनसे क्या ही हासिल कर लेना है। इसलिए अब उसको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी साख जो है वो मुतासिर हो जाएगी अगर हम लोगों ने कोई फॉल्स फ्लैग किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि यानी हमारे कुछ तैयारी तबाह करके कलेजा ठंडा कर सके, ऐन मुमकिन है सियाचिन जैसा कोई महाज खोले और किसी चोटी पर कब्जा करने की कोशिश भी करे। ये कहना था उनका कि अब की बार उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं होगी, अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना हुआ तो वो कर गुजरेगा और उसके बाद पाकिस्तान के साथ भिड़ तो जाएगा और कोशिश भी ये करेगा कि मैं किसी तरीके से अपने ऊपर लगने वाला जो कलंक है ये 6-7 जंगी तैयारों का, इसको किसी तरीके से उतरवा लूँ, उसके बाद जो होता है वो देखी जाएगी। तो इस तरह की जो कोशिश है वो पाकिस्तानी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ मजीद बात करें तो एक इंतहाई शर्मनाक जो काम है वो भी किया गया है और भारत ने हमला तो एक कर ही दिया है। हमला किस पे किया है? हमला किया है हमारी बकरियों पे जो कि गलती से सरहद पार करके वहां पहुंच चुकी थी और उनके ऊपर फिर जो भारत है उसने हमला कर दिया। खबर सुनिए,
आपको भी अंदाजा होगा कि ये जो हिंदुत्व सरकार है ये किस हद तक जा सकती है। पाक फौज से शिकस्त खाने वाली भारतीय फौज पागलपन पर उतर आई है। गलती से सरहद पार करने वाली पाकिस्तानी बकरियों पर हमला कर दिया गया है। भारतीय फौज ने दरिंदगी की इंतहा करते हुए थरपारकर के करीब गलती से बॉर्डर की दूसरी साइड पर जाने वाली 8 बकरियों को हलाक और दर्जनों को जख्मी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज ने यह दरिंदगी थरपारकर के करीब सरहद गांव सवानी के इंडियन साइड पर दिखाई है, जहां 8 बकरियां हलाक और 54 की टांगे तोड़ दी गई हैं। मतलब बकरियों को भी नहीं छोड़े जो कि पाकिस्तान से आई हैं। इन्होंने जो खेल के मैदान हैं उनके अंदर तो तफरीक पैदा कर ही दी थी, उसके अंदर सियासत अपनी घुसा ही दी थी, लेकिन ये अपने जो लोकल लोग हैं, कल्चर शेयर करते हैं, जिनके दिल आपस में जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान भी ये दरार डाल रहे हैं जो कि इनके बेनिफिट में है। और ये उनको सूट करता है कि ये आपस में लोग नफरत करें, हमारी कौमें आपस में नफरत करें और उसका फ़ायदा हम लोग उठाएं, उनके सेंटिमेंट्स को गैदर करके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कोशिश इस वक्त जारी है दोस्तों। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर कुछ बहुत ही वलवला अंगेज कहानियां सामने आ रही हैं इजरायली जेलों से। आपको पता है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको पकड़ लिया गया था इजरायली फोर्सेस की जानिब से। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के अंदर जो लोग जा रहे थे उसके अंदर फिर एक इटालियन एक्टिविस्ट था या जो शहरी है वो था, और वो मौजूद था उसी काफिले के अंदर। और उसको जब इजरायलियों ने अरेस्ट किया और उस जेल के अंदर रखा तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये अचानक वो इस्लाम मुसलमान कैसे हो गया, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसका कहना है कि मुझे जब जेल के अंदर रखा गया तो मैं देखता था कि इजरायली फौजी आते हैं और वो मुसलमान जो कि अपनी नमाज अदा कर रहे हैं उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनके ऊपर गालम गलोच करते हैं या उनके साथ गैर इंसानी रवैया इख्तियार करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था। तो फिर इससे मुतासिर होकर उसने जो है वो इजरायली मुजालिम के खिलाफ खड़े होने के लिए या उससे भी तंग आकर जो इस्लाम है वो कबूल कर लिया है और जेल के अंदर ही वो मुसलमान होकर जो है वो बाहर आएगा। और खबर सुन लीजिए, सुबह जब हमारे मुसलमान साथी नमाज पढ़ रहे थे तो इजरायली फोर्सेस के एहलकार अंदर आए और उन पर तशद्दुद करते हुए उन्हें मना करते रहे। मुझे महसूस हुआ कि उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों की मदद से कलमा शहादत पढ़ा और अपने लिए इस्लाम का इंतखाब कर लिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अभी पैदा हुआ हूँ। आगे सुनिए, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल इतालवी कारकुन टॉमी रॉबिन्सन ने इजरायली कैद के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया है और इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उनके करीबी साथियों ने खुशी से उन्हें गले लगाकर इस्तकबाल किया और कई साथी आबदीदा भी हुए। और इसी के साथ एक साथी ने कहा कि ये मुझसे पूछता रहा कि मेरे जिस्म पर कोई टैटू है तो क्या अल्लाह मुझे कबूल कर लेगा, और मैंने रोते हुए कहा कि बिल्कुल आप कबूल हो चुके हैं। तो ये एक वलवला अंगेज जो कहानी है वो सामने आ रही है इजरायली जेलों से, और लगता यह है कि इजरायली जो फौज है वो नाकाम हो चुकी है, लोगों के हौसलों से लड़ते हुए वो नाकाम हो चुकी है, लोगों के जो अज़ाइम है उसको पस्त करने में वो नाकाम हो चुकी है। इसके बावजूद कि उनके पास पूरी दुनिया का जदीद तरीन असला मौजूद है, उसके साथ भी वो इन लोगों के जज्बों के साथ जंग लड़ने में बुरी तरह से शिकस्त फाश से दो चार हुई है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं ग्लोबल समूथ फ्लोटेला के अंदर मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की, जिनके हवाले से कुछ अपडेट्स क्यों सामने आ रही है कि जो हमारे एक्स सेनेटर थे मुश्ताक अहमद खान साहब वो तो वापस आ जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उर्दन की गवर्नमेंट के साथ अटैच है, उनके साथ राब्ते में है और ये कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द जो है वो वापस डिपोर्ट करवाया जाए और वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। और बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिनों के अंदर वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। इससे पहले कहा गया था कि जो एक यूरोपीय मुल्क है उसके साथ हम लोग राब्ते में हैं, हो सकता है वो भी बात सही हो, लेकिन अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो पहले यही बात कर रही थी कि यूरोपीय मुल्क के अंदर और बाअसर मुल्क के साथ राब्ते में है, तो उर्दन ना तो यूरोपीय मुल्क है और ना ही वो बाअसर है, वो इसराइल के ज़ेरे साया रहता है और उसका इन्फ्लुएंस ही जो है उसके अंडर रहकर वो काम करता है। तो इसलिए उर्दन क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये ताल्लुकात हो सकते हैं कि वो पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको छुड़वा दे और उसके ज़रिए फिर वो वापस वतन लौट आएँ, लेकिन आप उसको बाअसर नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर हमारे शहरी वापस लौट आते हैं तो ये होगा। लेकिन एक शहरी जो है वो वापस पाकिस्तान आ गया है जिनका ताल्लुक गालिबन कारोबारी तबके से बताया जाता है और उनका नाम सैयद मोहम्मद अजीजुद्दीन है। गजा के महसूर आवाम के लिए अमदाद ले जाने वाले मिशन ग्लोबल समूथ फ्लोटेला में शरीक पाकिस्तानी नौजवान सैयद मोहम्मद अजीजुद्दीन इजरायली फोर्सेस का मुहासरा तोड़ने के बाद पीर की शब वापस लाहौर पहुंच चुके हैं। अजीजुद्दीन की वतन वापसी पर जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में उनके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जहां सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम और जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन इंसारी ने उन्हें खुशामदीद कहा। सैयद मोहम्मद अजीजुद्दीन के मुताबिक फ्लोटेला में 44 कश्तियों पर मुश्तमिल काफिला शामिल था, जिनमें से 43 जो कश्तियाँ हैं उनको इजरायली फोर्सेस ने रोककर अपने कब्जे में ले
लिया, ताहम इनकी कश्ती जिसमें बरतानिया, तुर्किया और मलेशिया के 22 रजाकार सवार थे, इजरायली मुहासरा तोड़कर त्यूनिस पहुंचने में कामयाब रही है। तो ये तो वापस आ गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट चेक भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वीडियो जो है वो मोदी की गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मोदी हमारे जो जनरल हैं उनको ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इनसे अपना जो बदला है वो चुकाना है, कर्ज है इनका मेरे ऊपर और मैंने वो कर्ज हर कीमत में चुकाना है। इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। जरा वीडियो सुनिए। मैं कच्छ की धरती से पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपके जनरल का ऐसा कर्ज है मुझ पर जो मैंने हर कीमत पर चुकता करना है। वो कर्ज क्या है? सुन लो पाकिस्तान के लोगों, भारतीय सेना ने 6 मई की रात न तो किसी पाकिस्तानी शहरी और न ही किसी फौजी अड्डे पर हमला किया था। भारतीय सेना का एक ही मकसद था, वो था दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाना। मगर बदले में आपके जनरल ने ऐसा कांड किया है कि मोदी की आत्मा अभी तक बदले की आग में जल रही है। तुमने हमारे सैनिकों पर हमला करके भारत को जो चोट पहुंचाई है, मोदी इसका बदला लिए बगैर अब रुकने वाला नहीं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, अब जंग पूरी तैयारी से होगी और इस बार जंग सीधी पाकिस्तानी सेना से होगी। दोस्तों ये सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली वीडियो टोटली फेक है। ये बयान उनकी जानिब से सामने आया था, लेकिन एज इट इज ऐसा नहीं था। शुरू वाले जो जुमले हैं जिसके अंदर उनके विजुअल्स नजर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके आगे जब पब्लिक ऑडियंस लगा दी जाती है उसके बाद उसको आल्टर किया गया है और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोपेगेंडा है, प्रो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, लेकिन याद रखिए कि हमें इस रविश को इख्तियार नहीं करना है। ये गोदी मीडिया के काम है और हमें जो फेयर इंफॉर्मेशन है उसको ही पास ऑन करते रहना है। जरा असल वीडियो भी सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने, वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों खास करके वहां के बच्चे, मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? तो नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।